नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सिल्वर स्क्रीन पर यह अक्सर होता है कि खलनायक किसी को धमकी देता है और फिर अंजाम तक भी पहुंचा देता है, लेकिन बाद में नायक आता है और उसके बाद खलनायक से बदला ले लेता है। लेकिन जिंदगी में क्या होता है? कोई वाकई अगर लोकतंत्र इस देश में है, संविधान की मौजूदगी के साथ लोगों को जीने के अधिकार मिले हुए हैं, और इन सब से इतर कोई आता है और धमकी देता है, वंश मिटा दूंगा, और फिर मिटा देता है, इसके मतलब और मायने क्या है इस देश में? जरा देख लीजिए पहले इस रिपोर्ट को। पहले बोली कि तुम्हारे वंश को खत्म कर देंगे, वो ही करा, उन्होंने हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। तो वंश खत्म करने की धमकी दी और वंश खत्म कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों दोनों को खत्म कर दिया। वंश मेरा खत्म होगा। मैं बार रिपोर्ट देते रहे। मैं अब जीतता नहीं चाहता। मैं अब नहीं जीऊंगा, मेरे बस की नहीं है जीना। कहाँ तक रखूंगा मैं मेरे डब्बों की, अब मेरा वैभव। नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहता। मैं भी अपने शरीर को त्याग दूंगा एक ना एक दिन। 2 साल का वैभव और 1 साल की दिव्या, दोनों ही जलकर मर गए, तो वंश खत्म हो गया। तो क्या इन्हें हैसियत समझ में आ गई कि यह देश के नागरिक तो हैं, संविधान की समझे तो हर किसी को जिंदगी जीने का अधिकार बराबर का भी है, लेकिन कोई कह दे कि वंश खत्म कर देंगे और इस धमकी को पुलिस प्रशासन कानून हर कोई जानता हो, तो भी वंश खत्म कर दिया गया। और इस हालात में इनकी हैसियत क्या है? अब तो ये खुद को मनुष्य भी नहीं मानते। ये जान गए हैं इनकी हैसियत कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। कीड़े मकोड़े इनकी तरह मारे जाएंगे और मर रहे हैं। कुछ नहीं सुनेगी हमारी सरकार, क्योंकि हम हरिजन जाति से संबंध रखते हैं। हरिजनों की कभी सुनती ही नहीं है ये सरकार। ये नहीं सुनेगी कोई सरकार, नहीं सुनेगी। तो क्या जीने का हक इनके पास नहीं? खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं? जिन्होंने वंश खत्म कर दिया, जिन्होंने रात के अंधेरे में पूरे परिवार को ही जिंदा जला दिया, उन्हें अब कोई पकड़ सकता है? ये तो नहीं मानते। और देश के हालात क्या ये हो चले हैं? क्या करेंगे? छोड़ देंगे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो उनके पास जैक है, पैसा है, उनका अभी खेत बिका 2-3 करोड़ रुपए का, उनके पास पैसा है। तो जिसके पास पैसा है पुलिस उसके साथ? हाँ, जिसके पास पैसा पुलिस उसी के साथ होती है सर। ये तो मैं देखता आ रहा हूँ शुरू से, और अब भी देख रहा हूँ। आज आपने खुद अपने आंखों से अपनी आंखों से देख लिया। पहले न्यूज पे देखा था, अब अपनी आंखों से ही देख लिया मैंने। यानी दबंगई, ऊंची जाति की दबंगई। तो देश क्या सामंती हालात में जी रहा है? लोकतंत्र नहीं है, या कहें दलितों के हक का सवाल सिर्फ कागजों में जा सिमटा है? क्योंकि दलित अगर जानता है कि किसने हत्या की, किसने वंश खत्म कर दिया, तो भी हत्यारों को कोई छूता क्यों नहीं? पलमत के दोनों लड़के थे, खिल्लू के 2 लड़के थे, बालू के 2 लड़के थे, बालू और ईदल था। इन सबको आपने देखा अपनी आंखों से? हाँ, भागते हुए देखा। तो क्या वाकई न्याय इसकी चौखट पर पहुंचेगा? घटना हो सकती है ये जानते समझते हुए भी सुरक्षा इसकी चौखट पर नहीं पहुंची। हत्या हो गई तो पुलिस का हुजूम पहुंच चुका है, मीडिया का हुजूम भी मौजूद है, और यह अभागा बाप हर किसी को अपने वंश की हत्या की जानकारी देते देते बेहोश भी हो रहा है। दो तुम। मुश्किल इतनी भर नहीं है, हालात सिर्फ इतने भर नहीं है। जो देश के हालात हैं उसमें दलितों की स्थिति को लेकर वाकई किसी रिपोर्ट को तैयार करना भी शायद ऐसा लगता है कि नंगे पांव आप आग पर चल रहे हैं। सिस्टम फेल हो जाता है दलित की झुग्गी झोंपड़ियों तक पहुंचते हुए। आइए एक और रिपोर्ट देखिए जो जुड़ी हुई है इससे। संसद से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा में फरीदाबाद का सनपेड़ गांव, जहां बरस भर पहले ही सत्ता बदली, और सत्ता बदलने के सिर्फ 20 दिन पहले ही गांव की ऊंची जाति के दबंगों ने
दलितों के घर पर हमला कर दिया। महिलाओं से छेड़छाड़ हुई। दलितों ने भी तब जवाब दिया तो दबंगों ने उसके बाद चिता दिया, जो गांव में रहेगा वो मारा जाएगा। बरस भर में दर्जनों बार दबंगों ने अपनी ताकत दिखाई। दलितों ने गांव छोड़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन एक परिवार गांव में ही रह गया। गांव में रहा तो उसने शिकायत पुलिस को भी की। शिकायत पुलिस के पास आज भी है, लेकिन पुलिस सिर्फ दिखाने के लिए वर्दी में मौजूद रहती। और आज तड़के 4 बजे भी जब हमला हुआ, घर में आग लगा दी गई, तो भी पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन वो कहां थे कोई नहीं जानता। और 6 दिन पहले भी जब हमला हुआ, धमकी दी गई, तो भी पुलिस थी। और पुलिस प्रशासन को शिकायत भी की गई कि वंश खत्म करने की धमकी दी गई है, लेकिन वर्दीधारी पुलिस तब भी थी। और हत्या जब हुई तब भी वर्दीधारी पुलिस थी, लेकिन वह सिर्फ थी। जी एक भी पाया ना करिए हमारे। जबकि बीते साल भर में कई बार SC/ST आयोग को भी शिकायत गई। आयोग ने भी सुरक्षा देने की बात कही, पुलिस प्रशासन को निर्देश भी भेजे, लेकिन दबंगई के आगे समूचा सिस्टम फेल। पुलिस की लापरवाही के कारण हुई है। यहाँ पर इनको प्रशासन द्वारा जो वो 6 आदमी दिए हुए थे पुलिस की, वो उनके बावजूद ये हादसा हुआ है, तो इसमें इसको रोका जा सकता था। तो कागजों पर पुलिस इसी घर में थी, आग भी इसी घर में लगाई गई, मौत भी इसी घर में हुई। बाप हाथ जलाकर सब कुछ लगातार बता रहा है। कहाँ तक रखूंगा मैं मेरे डब्बों की, अब मेरा वैभव। माँ अस्पताल में है, बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस पूरे दौर में पुलिस कहाँ थी, सिस्टम कहाँ था, कोई नहीं जानता। संविधान, लोकतंत्र, ये सारे शब्द क्या इन जगहों पर जाके बेमानी साबित हो जाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सवाल सिर्फ एक घटना भर का नहीं है, उस हालात का है, उस वातावरण का है। लगता है दबंगई चलती है, जमींदारी चलती है, सामंती अवस्था चलती है, और लोकतंत्र का राग बहुत दूर की गोटी हो चली है, जहां पे पुलिस, प्रशासन, कानून। जरा उन इलाकों के युवकों की बात भी सुन लीजिए। मैंने भी एक मुकदमा गुजरों के खिलाफ ST/ST 20/7/2015 को दर्ज कराया था, जबकि हमारे 8 लोगों को पुलिस ने बंद कर दिया थाने में। जो गुजर है, हाई कास्ट है, उनके लिए पुलिस बार बार तफ्तीश बदल देती है। कभी हमें 3 महीने हो गए धक्कर खाते खाते न्याय की। ये जो वारदात हुई है, 6 दिन पहले ये एप्लीकेशन दी थी इस महिला ने, इस दलित समाज के होते हुए, जिसके साथ हादसा हुआ है, रेखा ने, और उसके साथ दलित समाज के होते हुए प्रशासन, IPS अफसर जो भी बोलता है, सिर्फ बाहर भगा देते, गेट से बाहर भागो, क्योंकि ये दलित हैं, इसलिए इनकी सुनवाई आज तक हुई नहीं। अगर जितनी सख्ताई ये प्रशासन आज दिखा रहा है, अगर उस 6 दिन पहले दिखा देता तो शायद ये हाथ से ये मासूम बच्चे, इनकी जान बच जाती। और दलितों के बुजुर्ग थे, मैं इसी गांव के पड़ोस में रहता हूं, जहां की पता है जैसे इस घटना के बारे में। उनके बुजुर्ग के साथ बेइज्जती हुई थी, और उनकी स्त्रियों के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे, मतलब बेइज्जती हुई, कपड़ों को फाड़ना, इस तरह की करी थी। और बेचारे घर छोड़ के पहले भाग चुके थे यहाँ से उनके खिलाफ। हाँ, ये लोग डर के मारे बाद में ये आए हैं, और अब क्या दोबारा से हुआ क्या है कि फिर दोबारा से ऐसी जबरदस्ती जलाया। ये पता था प्रशासन को, ये नोटिस में 1 साल पहले से। और दलितों के साथ ऐसा होता रहेगा, चाहे कांग्रेस सरकार आए, चाहे भाजपा सरकार आए, जब तक प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा। पता होते हुए, सरकार को पता होते हुए, प्रशासन को पता होते हुए, पीड़ित महिला को मतलब कि 6 दिन पहले इत्तला देते हुए अगर ये घटना हो जाती है, तो क्या प्रशासन और सरकार से हम दलितों की आगे की सुरक्षा की गारंटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबको पता था, एहसास यही है, वातावरण ऐसा बना था ये घटना हो सकती है। पुलिस को पता, प्रशासन को पता, शिकायत दी जा चुकी है। कानून अपना काम करना चाहिए लेकिन नहीं करता है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए लेकिन नहीं करती है। इन हालातों के बीच हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित लगातार जब लोगों से मिलते समझते रहे, तो एक बात तो उन्होंने आकर इस बात का जिक्र किया, हर कोई जानता था ये होगा, और लगता है हर कोई इंतजार कर रहा था। अब जरा कल्पना कीजिए, 2 बरस का वैभव, 1 बरस की दिव्या, क्या पता था उसे इस हालात में मौत हो जाएगी, जिंदा जला दिए गए। 2 बरस का वैभव और बरस भर की दिव्या। 2013 में जब वैभव का जन्म हुआ तो हरियाणा में दलित उत्पीड़न की 493 मामले दर्ज हुए, और 2014 में जब दिव्या का जन्म हुआ तो हरियाणा में दलित उत्पीड़न के 830 मामले दर्ज हुए। और इन्हीं 2 बरस में देश भर में दलित उत्पीड़न के 86,472 मामले दर्ज किए गए।
लेकिन इस दौर में ऐसा कोई मामला इस देश में नहीं हुआ जब 2 मासूम बच्चों को ऊंची जाति के दबंगों ने जिंदा जला दिया हो, जैसा आज तड़के हुआ। जब वैभव का जन्म हुआ तो हरियाणा में कैथल के पवनावा गांव में 13 अप्रैल 2013 को पिछड़ी जाति की बस्तियों में ऊंची जाति वालों ने आग लगा दी। 500 परिवार बेघर हो गए, सब कुछ खाक हो गया। कैथल की इस आग को देखकर हर किसी को 2 बरस पहले हरियाणा के ही मिर्चपुर की वह घटना याद आ गई जब 2011 में दलितों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया था। दलितों को गांव खाली करना पड़ गया क्योंकि 2 ही हालात बचे थे, या तो गांव छोड़कर जिंदगी बचा लें या फिर गांव में रहकर मौत को गले लगा लें, क्योंकि यही दबंगई थी। मुश्किल इतनी भर नहीं है और यह अनकहा सच सिर्फ हरियाणा का भी नहीं है। याद कीजिए 3 बरस पहले दिसंबर 2012 में तमिलनाडु के धर्मपुरी का इलाका, ऊंची जाति के लोगों ने दलितों के पक्के घर को तोड़ डाला, उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और महाराष्ट्र के भंडारा जिले के खैरलांजी गांव को कौन भूला होगा, जब मराठा कुणबी जाति के 40 लोगों ने महार जाति के वोट मांगे परिवार के 4 सदस्यों को मार डाला। इसमें 2 महिलाएं भी थी, दोनों के साथ बलात्कार भी किया गया। यानी देश में दलितों को लेकर सियासत, चाहे वोट बैंक में दलितों की ताकत देख ले, लेकिन सच यही है, दलितों के उत्पीड़न की अनकही कहानी दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों और मिनटों के हिसाब से देश में चलती है। तभी तो 2013 में 39,472 दलित उत्पीड़न की घटनाएं थाने तक पहुंची और 2014 यानी पिछले ही बरस 47,064 मामले दलित उत्पीड़न के थानों में दर्ज किए गए। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम दलितों को लेकर कैसे फेल नजर आता है, या फेल सिस्टम में ही चुनावी लोकतंत्र का राग गाया भी जाता है, यह बिहार चुनाव में दलितों के हक में लगते नारों को सुनकर भी समझा जा सकता है। और 2 दशक पहले पथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे गांव और शंकर बिघा में हुए दलितों के नरसंहार से भी जाना जा सकता है। भोजपुर के पथानी टोला में 11 जुलाई 1996 में 11 महिलाएं, 6 बच्चे और 3 शिशुओं समेत 21 का नरसंहार कर दिया गया। उसके अगले ही बरस 1 दिसंबर 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों का नरसंहार हुआ और जनवरी 1999 में शंकर बिघा में 22 दलितों का नरसंहार ऊंची जाति के दबंगों ने किया। ऐसा तोड़ उड़ के सब घुस गया था इस दरवाजा से। इस घर में 5 लोग के 6 लोग के मरा था। और जब अदालतों में बरसों बरस सुनवाई का वक्त आया और उसके बाद जब फैसला आया तो सजा किसी को नहीं हुई। जी, सवाल इसीलिए बड़ा है कि आज सुबह जब हरियाणा के सेनपाड़ा गांव में वंश खत्म करने के ऐलान के साथ 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मारकर वंश खत्म कर दिया गया, तो इस बाप को अब न्याय मिलेगा कौन और दिलाएगा कौन? अब क्या कार्रवाई करोगे? मेरे बच्चे तो चले गए, ये सबसे ज्यादा रिश्वत लेते हैं सब। क्या यह मान लिया जाए सिस्टम वाकई फेल हो रहा है या उस दिशा में जा रहा है, या लोकतंत्र का राग दरअसल उन कानों में अच्छा लगता होगा जहां पे सत्ता है, गद्दी है, संसद है, सब कुछ है, लेकिन उन पगडंडियों पर अच्छा नहीं हो रही? तो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ मसला है। हालात इस देश के भीतर कैसे असहिष्णुता के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर राष्ट्रपति तक चिंता व्यक्त करते हैं। और इन सब के बीच अब यह खबर कि पंजाब में ऑस्ट्रेलिया से फोन आता है और धार्मिक उन्माद पैदा करके हिंसा वहां पर पैदा कर दी जाती है। जरा रिपोर्ट देखिए। विरोध का यह मंजर पंजाब का है। शहर दर शहर आग के हवाले, क्या लुधियाना, क्या अमृतसर, क्या तरन और क्या जालंधर, हर जगह हिंसा, आगजनी। और इन सब के बीच अब अर्धसैनिक बल भी बुला लिए गए हैं और यह सब बीते 100 घंटों से पंजाब में हर जगह लगातार हो रहा है। वजह है सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान। बीते 1 हफ्ते में राज्य के कई इलाकों में पवित्र ग्रंथ के पन्ने फाड़ने की घटनाएं हुई, जिनसे सिखों में गुस्सा भड़क उठा। फरीदकोट में तो पुलिस कार्रवाई में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जिससे लोगों में गुस्सा और भड़क गया। लोगों में गुस्सा है कि पुलिस ने दोषियों की गिरफ्तारी के बजाय प्रदर्शनकारियों को ही दबाया। मुश्किल इतनी नहीं है, दिल्ली का हाल क्या अच्छा है, जरा यह भी देख लीजिए। दिल्ली के सीएम ने सीएमएस के सर्वे के हवाले से दिल्ली पुलिस को सबसे
भ्रष्ट विभाग करार देकर ट्वीट कर दिया तो हंगामा मच गया, क्योंकि निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी अगर थे तो फिर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी थे। और कमिश्नर साहब केजरीवाल के ट्वीट से इस तरह गुस्से में आए कि उन्होंने कह दिया कि अगर भ्रष्ट साबित कर दें तो हम कुर्सी छोड़ देंगे। मैं ये कह सकता हूँ, आज कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे दिल्ली पुलिस में लॉस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 1 रुपया भी देना पड़ा तो मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। तो सवाल कुर्सी का नहीं, सवाल तो दिल्ली का है, दिल्ली वालों का है, जहां के हाल बेहाल हैं। बलात्कार दिल्ली की नई पहचान है, क्योंकि दिल्ली का नया नाम रेप कैपिटल ही है। दिल्ली में हर दिन औसतन 6 बलात्कार होते हैं, 16 छेड़छाड़ की घटनाएं। यानी देश की राजधानी में तमाम सत्ता और संविधान होने के बावजूद महिलाओं के सुरक्षित घर लौटने की कोई गारंटी दे नहीं सकता। और सड़क पर निकले और छोटी सी कहासुनी में आपका मर्डर ना हो, इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता। क्योंकि सच यही है, दिल्ली में मर्डर अब उसी तरीके से होते हैं जैसे कभी सुदूर के छोटे छोटे इलाकों में हुआ करते थे। सिर्फ 2014 में 561 लोगों का मर्डर दिल्ली में हुआ। और चोरी का हाल ये कि आप 2 मिनट में किसी गाड़ी पर नजर न रख पाए तो आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी। 2014 में 22,223 गाड़ियां दिल्ली में चोरी हुई और ज्यादातर का पता आता चला ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। डेंगू का कहर थमा नहीं कि स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया। और दिल्ली में सांस लेना तो इतना मुश्किल कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि दरअसल इस हालात में दिल्ली में जिए तो कोई कैसे जिए। तो हाल दिल्ली का बुरा है, लेकिन जिनके कंधों पर दिल्ली को सुधारने की जिम्मेदारी है वो खालिस राजनीति में उलझे हैं। मुश्किल इतनी भी नहीं है। इस देश के भीतर शिवसेना रोकती है, बीजेपी कहती है गलत कर रहे हैं आप। कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली ने कह दिया। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के साथ जो हुआ, पाकिस्तान से आए मेहमानों के साथ जो इस देश के भीतर होता है, सरकार की सहमति नहीं लेकिन साथ खड़े राजनीतिक दलों की असहमति, इन सब के बीच रास्ता है क्या और उलझन है क्या? छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं।